साथियों, ये सत्र विकास कुमार झा जी के उपन्यास राजा मोमो और पीली बुलबुल पर आधारित है। मैं विकास जी और निवेदिता जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और अपना आसन ग्रहण करें। अतः हिंदी में गोवा की पृष्ठभूमि पर लिखा गया एक मुकम्मल उपन्यास विकास जी का ये उपन्यास है, राजा मोमो और पीली बुलबुल। मैं निवेदिता जी से आग्रह करूंगा कि वो बातचीत को शुरू करें। शुक्रिया इस किताब उत्सव का और राजकमल प्रकाशन का कि आज पटना में जो हमेशा की तो राजकमल प्रकाशन को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतना एक सप्ताह का बहुत सुंदर कार्यक्रम पटना में आयोजित किया गया है और ये सिलसिला आगे भी चलता रहे, इसकी शुभकामनाएं हैं। आज इस सभागार में ये बहुत मतलब एक वजनी आज ऑडियंस है यहाँ पर, जहाँ के आदरणीय बड़े भाई शिवानंद तिवारी जी मौजूद हैं, महाकवि आलोक धनवा जी हैं, त्रिपुरारी शरण जी हैं, प्रभात रंजन जी को मैं देख के आज ही इनकी किताब पे मैंने एक टिप्पणी लिखी है, वो जो अनुवाद नमिता गोखले के उपन्यास का इन्होंने किया है, तरुण वियोगी जी हैं। तो बहुत ऑडियंस बहुत गंभीर ऑडियंस आज मतलब राजा मोमो और पीली बुलबुल को मिल रहा है। इनफैक्ट कई लोगों ने हमसे पूछा कि भाई ये शीर्षक जो है ये कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैक्लेस्कीगंज जो उपन्यास मेरा है वो तो एंग्लो इंडियन का गांव है जो झारखंड में है और अपने वजूद में है। तो दरअसल है क्या कि राजा मोमो, आप सब जब गोवा से अगर परिचित थोड़ा बहुत अगर होंगे या गए भी होंगे, सब लोग ज़्यादातर लोग गए होंगे गोवा, तो वहाँ पे कार्निवल का आयोजन होता है, वसंतोत्सव होता है वहाँ पर, और वो कार्निवल बहुत मतलब बहुत ही धूमधाम से वहाँ मनाया जाता है। और उसके लिए बहुत यूनिक वो आयोजन है उस स्टेट का कि वहाँ एक किंग मोमो का चयन होता है। उसके लिए लोग अप्लाई करते हैं बाकायदे कि किंग मोमो के लिए मैं आवेदक हूँ, इसके लिए योग्य आवेदक हूँ मैं। और उसमें जब उसमें एक कोई किसी को जब किंग मोमो चुना जाता है तो फ्लोट परेड निकलता है। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को गांधी मैदान में हम लोग झांकी देखते हैं, तो वसंतोत्सव की झांकी निकलती है गोवा में, और गोवा के 4-5 प्रमुख शहरों में इस तरह का आयोजन होता है लगातार सीरीज में। जैसे पांजिम में हुआ, फिर मापुसा में होगा, फिर अन्य जगहों पे होगा। तो एक बड़ा गजब का आयोजन। उसमें होता क्या है कि राजा मोमो, किंग मोमो जब चुने जाते हैं और जब वह रथ पर राजा की तरह एकदम राजसी वेशभूषा में सुसज्जित राजा मोमो निकलते हैं उसमें, और फ्लोट परेड चल रहा है, पीछे से एक झांकी निकल रही है, चल रही है, और चीफ मिनिस्टर या गवर्नर या चीफ जस्टिस वहां के, इनमें से कोई, वो एक मंच बना रहता है वहीं पे रास्ते में, जहां एक जगह वह रथ रुकता है और उनको खुशी की चाबी चीफ मिनिस्टर या गवर्नर या चीफ जस्टिस किंग मोमो को प्रेजेंट करते हैं। ये चाबी प्रतीकात्मक चाबी है। वो कहते हैं ये चाबी दे करके राजा मोमो को कि मैं 4 दिनों के लिए खुशी की सरकार चलाने की जिम्मेदारी आपको दे रहा हूं। और राजा मोमो उस चाबी को लेते हैं और ये माना जाता है कि ये 4 दिन जो है वह राजा मोमो की सरकार है गोवा में, और ये आनंद का शासन है और कुछ नहीं, सिर्फ आनंद का शासन है। तो राजा मोमो के इसके नाम को लेकर जो लोगों के मन में जो स्वाभाविक उत्सुकता हो सकती है, तो एक तो ये किंग मोमो, तो इसको हिंदी में राजा मोमो मैंने किया है। और पीली बुलबुल दरअसल जैसे अपने बिहार की जो स्टेट बर्ड है, राजकीय पक्षी, वो गोरैया है, तो उसी तरह ये पीली बुलबुल जो है वह गोवा की राजकीय पक्षी है। तो इसलिए इसको क्लैरिफाई करना मुझको आवश्यक लगा, तो मैंने पहले इसका ये बताया कि नाम है क्यों। दरअसल ये बड़ा इत्तेफाक हुआ, और मुझे लगता है कि ये इसको मतलब मुझे अक्सर इसकी अनुभूति होती है कि दरअसल थीम जो है, कथ्य जो है, वह अपने लिखने वाले को शायद बुला लेता है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ अनुभव मैक्लेस्कीगंज लिखने के समय में भी हुआ। मैक्लेस्कीगंज कोई अपरिचित स्थान नहीं था, क्योंकि बहुत सारे एंग्लो इंडियंस आए, बड़े बड़े बंगला के बड़े बड़े विद्वानों ने वहाँ पे यात्राएं की, कई लोगों के बंगले भी वहाँ पे हैं उन लोगों के। तो बंगला साहित्य भी बहुत मतलब विपुल और बहुत ही गंभीर लेखक सब हैं वहाँ, तो यात्राएं बहुत से लोगों ने की, लेकिन एक्सक्लूसिवली
खास तौर से मैक्लस्कीगंज के जीवन पर उन लोगों ने भी काम उस तरह से नहीं किया है। पासिंग रेफरेंसेस में बहुत सी चीजें आई हैं। सिनेमा भी जैसे अभी डेथ इन गंज अपर्णा सेन की बेटी कोंकणा जी ने बनाया, वहां पे उस पर जाके शूट किया। तो टुकड़े टुकड़े में कतरे कतरे में चीजें आई हैं, लेकिन एक मुकम्मल उपन्यास जो बृहद रूप से वहां के जीवन को, क्योंकि वहां का था कि आदिवासी एंग्लो इंडियन, तो लेकिन मैं वहां जिस तरह से पहुंचा, जैसा कि आदरणीय शिवानंद तिवारी जी भी वो राजनीति के संदर्भ में कह रहे थे कि मैं जब दलितों की बात करूंगा तो पंडित जी को वोट कौन देगा। तो अब एक मिथिला का पंडित जो है वह एंग्लो इंडियन के गांव और ट्राइबल के गांव पहुंच गया कहानी लिखने के लिए, उपन्यास लिखने के लिए। यह संयोग मात्र मैं मानता हूं कि कुछ डिवाइन फोर्स ऐसा होता है जो वो प्लॉट तय करता है कि हमको लिखेगा कौन, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान थे लिखने वाले, एक से एक नॉवेलिस्ट थे गुजरे दौर के, हमारे समय के भी, लेकिन उन लोगों की निगाह नहीं गई। मुझे लगा इसी तरह से ये गोवा में भी हुआ। ये दरअसल मेरा लड़का पढ़ता था मणिपाल में, MIT में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, और मैं उससे बीच में मिलने जाता था। तो ये उसमें उसके वहाँ वो पढ़ाई करने की वजह से मुझे 2 उपन्यास का थीम मिला। एक तो वर्षावन की रूप कथा जो मैंने उपन्यास मेरा है, वो रेन फॉरेस्ट का इलाका है मणिपाल के पास में। उडुपी स्टेशन उतरते हैं हम लोग, मणिपाल में स्टेशन नहीं है, आप सबको जानकारी बहुत लोगों को होगी। उडुपी स्टेशन उतर के हम लोग टैक्सी या ऑटो किसी से जाते हैं मणिपाल। अब वो सिर्फ एजुकेशन हब है, एजुकेशनल हब है। तो वहाँ से करीब 1 घंटे का सफर है अगुम्बे का, जो भारत का एक बड़ा रेन फॉरेस्ट है, वर्षावन। अब हम लोग हिंदी, ये जो प्लेन मैदानी इलाके के लोग हैं, ये तो हम लोग जानते नहीं है कि भाई वर्षावन है क्या। पहले तो कभी आज तक हम लोग देखे ही नहीं, हम नहीं थे कि वर्षावन कैसा होता है। घनघोर जंगल, डेंस फॉरेस्ट, मतलब दिन के उजाले में अंधकार वहां रहता है, इतना घना जंगल वहां पर। तो है, तो ऐसे ही रास्ते में किसी ने मुझे बताया कि यहाँ वर्षावन का इलाका है, और ये वो अगुम्बे गांव है जहां शंकर नाग ने मालगुडी डेज को शूट किया था। क्योंकि R.K. नारायण कहते थे कि मालगुडी नाम का कोई ऐसा गांव पर्टिकुलर नहीं है, यह गांव कहीं फिट हो सकता है। और बात भी सही है, उसी कहानियां जो मालगुडी की हैं वो हमारे आपके गांव में भी वैसे चरित्र मिल जाएंगे आपको। तो शंकर नाग ने जब तय किया कि हमको उस पर सीरियल बनाना है, तो परेशान थे कि हम कहाँ शूट करें इसको। तो फिर कन्नड़ सिनेमा के महानायक थे शंकर नाग, तो घूमते घूमते अगुम्बे आए वो, और कहा पहली नजर का प्यार था कि यही वो जगह है जहां हम मालगुडी को साकार करेंगे। तो मैं जब गया वहां, जब बेटा का एडमिशन हुआ, तो वहां से 1 घंटे का सफर था, और हम पत्रकार लोग, हम सब लोग पता करते रहते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। वहां उसी के पास में चिकमंगलूर जिला है बॉर्डर पर, जहां शंकराचार्य का प्रथम पीठ है श्रृंगेरी में। तो ये सब पूछने पे स्थानीय लोगों ने बताया कि इन जगहों पे जाइए, और मैं वहां गया। और जैसे मुझे वहां जाते ही ऐसा, लोगों से जब मैंने बातें की, 100% ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, किंग कोबरा का हैबिटेट है भारतवर्ष में, वह किंग कोबरा का हैबिटेट माना जाता है, वह है ना। रोमुलस विटेकर जो स्नेक मैन ऑफ एशिया कहलाते हैं, उनका वहां पे रिसर्च स्टेशन है अगुम्बे में, आदि। और अगुम्बे में ही मालगुडी, मतलब हम घूमेंगे जब आप, तो आपको लगेगा आप मालगुडी में घूम रहे हैं एकदम। और वहां पूरे गांव को उन्होंने सेट मान लिया था शंकर नाग ने। तो खैर उस पे वह उपन्यास। और एक बार जब मैं गया वहां, कई यात्राएं मैंने 4-5 वर्षों तक यात्रा फिर की, रिसर्च किया, और उसके बाद वह उपन्यास संपन्न हुआ। एक बार की यात्रा में हमारे लड़के ने हमसे कहा गोवा चलिएगा। अब हमको उसका कोई भौगोलिक ज्ञान नहीं था कि मणिपाल से गोवा कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि कर्नाटक है, मणिपाल कर्नाटक में है। तो मैंने उसे कहा कि गोवा कैसे जाएंगे। तो बोला, वो हंसा, बोला कि यहाँ से 3 घंटे का सफर है मडगांव स्टेशन। उडुपी में बैठिए ट्रेन में, 3 घंटे में मडगांव पहुंचेगा। हम गए तो पता ही नहीं था, तो हम तो कहीं तो ख्याल में ही नहीं था कि यहाँ से गोवा इतना पास है। गोवा गए। गोवा में बहुत सी चीजें हैं, मंगेशी मंदिर भी गए, उस मंगेशी गांव भी गए जहाँ की मतलब सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, किशोरी मुनकर जी वहीं की थी, आदि आदि। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं, जो बहुत मशहूर कार्टूनिस्ट थे, गोवा में बहुत सारे आकर्षण हैं, समुद्र तट है और बहुत सी चीजें हैं जहाँ टूरिस्ट जाके अपना वो वस्त्रहीन होकर के अपना वो पड़े रहते हैं समुद्र किनारे, आदि आदि, फेनी है, आदि आदि। लेकिन वो सब आकर्षण मुझे नहीं था। मैंने लड़के को कहा कि देखो हमको मारियो मिरांडा से मिलना है। R.K. लक्ष्मण और मारियो मिरांडा वो टाइम्स ग्रुप में थे,
आर के लक्ष्मण साहब, यू सेड इट, जिनका कि टाइम्स ऑफ इंडिया में हम सब बहुत ही पहले, सबसे पहले हम लोगों की नज़र उसी पे पड़ती थी। जैसे धर्मयुग पत्रिका में ढाबू जी का कार्टून को ना देखने के लिए हम लोग मार करते थे। और आबिद सुरती साहब ने कहा कि भारती जी हमसे कहते थे कि आबिद, तुमने धर्मयुग को जो है उर्दू पत्रिका बना दिया, सब पीछे से पलटता है उस धर्मयुग को ढाबू जी को देखने के लिए। तो खैर, मारियो मिरांडा के कार्टून्स हमने देखे थे और मेरी इच्छा थी कि मारियो मिरांडा से मैं मिलूं। उस समय थे वो, मुझे पता चला काफी उम्र हो गई थी, वह 2011 की बात थी। तो मैं जब उनसे लॉटोलिम के उनके विशाल सुंदर बंगले पे, पोर्चुगीज शैली के उस बंगले में जब मिलने गया, बहुत खूबसूरत सा बंगला है, बड़ा रॉयल किस्म का, तो रिटायर्ड लाइफ वहाँ बिता रहे थे, अवकाशवाद जीवन। तो मैं मिला उनसे, बातचीत में उन्होंने मुझसे कहा कि आप परिचय पूछा। तो मैंने कहा सर मैं हिंदी पत्रकार हूँ, उपन्यास वगैरह लिखता हूँ, मैं इसमें मेरी रुचि है रिसर्च करके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम गोवा पर हिंदी में उपन्यास क्यों नहीं लिखते हो? वो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा कि ये ख्याल कैसे इनको आया कि भाई ये हमसे मतलब कह रहे हैं इतने भरोसे से कि तुम गोवा पर हिंदी में क्यों नहीं लिखते हो? मैंने कहा सर ठीक है, आपका आदेश सराखों पे है, लेकिन मतलब आपको ये ख्याल कैसे आया कि आपने मुझे कहा इस तरह से, क्योंकि मेरी राइटिंग को आपने देखा भी नहीं है, तो इतने भरोसे से आप कह रहे हैं? मुझे नहीं, दरअसल देखो मैंने तुमको इसलिए कहा है कि गोवा की छवि जो है वो खास करके हिंदी पट्टी में बहुत अच्छी नहीं है। गोवा के बारे में लोग मानते हैं कि समुद्र तट पे लोग जाते हैं, कपड़े उतार के वहाँ धूप सेकते हैं, शराब छक्कर पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन दरअसल में हकीकत में गोवा वो है नहीं। गोवा दरअसल गांव का एक स्टेट है, खेतीबाड़ी का राज्य है, और वो ठीक है पहाड़ की दुनिया में वो सब दृश्य है, लेकिन जो रियल गोवा है, गोवा की जो अंतरात्मा है, वह वहां पे है। तो मैंने कहा ठीक है सर। 2011 फिर मेरे ख्याल से 2 साल बाद उनका निधन हो गया। जब उनका निधन हो गया, वो खबर मैंने देखी, तो मुझे लगा कि एक वादा था। इसलिए इस उपन्यास में मैंने भूमिका में लिखा है कि मैंने अपना वायदा पूरा किया मिस्टर मारियो। तो है क्या कि वो मैं फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, इसको करना है, और मेरे मन में बात जची भी कि हिंदी में गोवा पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। तो फिर से मैंने लगातार यात्राएं शुरू की और बहुत सारा रिसर्च किया, गांव में जाकर के वहां पे जितना संभव हो सका, हमारे अपने निजी साधन में जो भी संभव था वो करके, तन मन धन तीनों लगा के मैंने वहां पे करीब 2-3 साल 4 साल तक मैं जाके रिसर्च करता रहा। मैं आपको बताऊं कि एक बुजुर्ग गोवन मुझे वहां मिले, तो उनको मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये समुद्र तट पे, मैंने कहा कि ये जो दृश्य है, जो खाट पे लोग जो है कोट लगा के सारा कपड़ा उतार के लेटे हुए हैं, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम कहाँ से हो? तो मैंने कहा मैं बिहार से हूँ। कहाँ से? मैंने कहा मैं पटना से आया हूँ। वहाँ कोई नदी बहती है? तो मैंने कहा हाँ, गंगा नदी बहती है। उन्होंने मुझसे पूछा कि गंगा के किनारे अगर ये दृश्य होगा तुम्हारे यहाँ, तो तुम्हारे यहाँ क्या होगा? तो मैंने कहा पहले लाठी चार्ज होगा, फिर आंसू गैस चलेगा, अगर उससे भी वो डिस्पर्स नहीं होगा तो गोली चलेगी, हवाई फायर होगा। तो बोले कि हम लोगों की आत्मा में रोज वैसा ही लाठी चार्ज होता है, रोज वैसे ही आंसू गैस चलता है, और रोज वैसे ही हवाई फायरिंग होती है, छलनी होते हैं। लेकिन यह एक लगातार का ऐसा जैसे होता है ना कि आप देखेंगे, पटना में भी देखेंगे कि एक बार अगर किसी जगह पे कूड़ा गिरना शुरू होता है तो सब लोग वही कूड़ा गिराना शुरू करने लगते हैं। अजीब किस्म का एक डंपिंग ग्राउंड बन जाता है। गोवा क्योंकि एक बहुत ही कम खर्चे वाला आनंद मनाने की जगह है, इसलिए यूरोप के भी जो लोग हैं, हमारे भाई साहब त्रिपुरारी शरण जी भी तो दुनिया भर में घूमे हुए हैं, ये भी बताएंगे कि उन लोगों को सस्ता पड़ता है गोवा में आकर के जो है छुट्टियां बिताना। नहीं आपसे हम भी विश्वास रखते हैं कि आप शिरकत नहीं करते हो। तो मतलब लोग दुनिया भर के लोगों को जो है ना, ये लगता है कि बहुत कम खर्चे में हम अपना एक वैकेशन मना लेंगे, है ना, और तो इस तरह से लोग आते जाते हैं। तो ये सारा काम ये हुआ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस बीच में कि फिर ये उपन्यास आया, और दरअसल इस तरह के उपन्यासों पे या इस तरह के विषयों पे मैं काम करता हूँ।
दरअसल मुझे लगता है कि हिंदी में बड़े बड़े मातबर लेखक लोग हैं, हिंदी में लिखने वाले एक से एक दिग्गज मौजूद हैं। तो हिंदी पट्टी पे लिखने वालों की कमी नहीं है, जो बहुत समर्थ लिखने वाले लोग हैं। लेकिन हिंदी सिर्फ उपन्यास ही लिख करके काम नहीं चल रही है, उसकी सेवा आप क्या कर रहे हैं। हिंदी का विस्तार होना चाहिए, हिंदी फैले। अगर कोंकणी भाषा, गोवा में कोंकणी और अंग्रेजी और पुर्तगाली, ये 2-3 भाषाएं चलती हैं, कोंकणी विशेष रूप से। गोवा का एक नाम कोंकण काशी भी था, रहा है। इतिहास के पन्नों को जब आप पलटेंगे तो गोवा का एक नाम कोंकण काशी रहा है, और रोम ऑफ द ईस्ट भी कहलाता है, पूरब का रोम, है ना। तो खूबसूरती के लिए रोम विख्यात है। तो ये कहना है कि ये जो, तो मुझे लगा कि मेरा एक सपना है, क्योंकि एक कंजर्वेटिव कंसेप्ट जो है कि हिंदी पट्टी का लेखक विकास झा है तो वो बिहार ही पर लिखेंगे, वो अन्यत्र नहीं जा सकते। वो कर्नाटक पर कैसे लिखेंगे जाकर के भाई, ये कैसे संभव है। वो कन्नड़ लेखक लिखेगा कर्नाटक के जीवन पर। तो इस कंजर्वेटिव कंसेप्ट को तोड़कर हिंदी को हम फैलाएं आगे। जैसे मैं जब अगुम्बे पर उपन्यास लिख रहा था, वर्षावन की रूप कथा, तो हमसे वहां लोग टूटी फूटी हिंदी में बात करते थे, विकास तुम कब आई, तो हम बोले कि हाँ मैं कल आया। बोलते हैं और वो बड़े खुश होते थे कि एक हिंदी लेखक जो है आया है हमारे बीच में, हमारे बारे में जानने के लिए और हमारे बारे में लिखने के लिए। तो हमारा एक मिशन है, छोटा सा ये जीवन है, कहाँ तक ये विस्तार पाएगा, लेकिन मेरा एक मिशन है कि हिंदी को उन इलाकों में, उन प्रांतों से मैं की कहानियां लिखें जहां के लोग ये कैसे करे भाई, ओरिजिनली एक हिंदी लेखक आया था लिखने के लिए ओरिजिनल नॉवेल यहाँ पर, है ना। अब शिवराम कारंत हैं, भैरप्पा हैं, ये लोग बड़े बड़े, मतलब ये लोग ब्रह्म बाबा हैं भाई कन्नड़ साहित्य के। लेकिन एक बिहार का एक नया लेखक गया और उसने वहां के जीवन पर एक 300 पेज का उपन्यास रिसर्च करके लिखा, या गोवा पे जाकर के लिखा। तो इस तरह ये मेरी इच्छा है, ये इस कंजर्वेटिव कंसेप्ट को तोड़ने की भी, कि हिंदी भाषी लेखक जो है, हिंदी पट्टी का लेखक, वह सिर्फ बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल पर ही लिखे, उतनी ही दूर में वो सीमित रहे, या इसको तोड़ा जाना चाहिए। हिंदी फैलेगी इससे। और गोवा में भी हमारे कई मित्र हैं, उन लोगों से बात हुई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी जब वहां गोवा में रिलीज हुआ यह उपन्यास, और मिस्टर पिल्ले जो गवर्नर हैं, उन लोगों ने बड़ी खुशी जाहिर की कि बहुत अच्छा काम किया है आपने, हिंदी में लिखकर। मतलब जो है, अभी हमारे अग्रज शिवानंद तिवारी जी लोहिया जी का नाम ले रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1940 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ही थे जिन्होंने वहां पर लिबरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी गोवा में। 450 साल तक गोवा पोर्चुगीज पुर्तगालियों की कॉलोनी बन करके रहा था। 47 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन 1961 तक पुर्तगाली वहां खूंटा गाड़ के अपनी कॉलोनी कायम किए बैठे रहे। सालाजार की हुकूमत थी पुर्तगाल में, और सालाजार एकदम अड़ा हुआ था कि हम गोवा छोड़ेंगे नहीं। वो आदिल शाही का दौर, आदिल शाह की हुकूमत किस जमाने में थी, फिर पोर्चुगीज आए, आदि आदि आदि। तो सबसे पहले वास्को द गामा पुर्तगाल से आया था, और सबसे पहले लास्ट में पुर्तगाली यहां से अपना बुढ़िया बिस्तर समेट के गए। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे जिन्होंने 40 में, निवेदिता जी 1940 में वहां लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो 1961 में जाकर के गोवा को मुक्ति मिली। मैं मुक्ति इसलिए कह रहा हूं कि गोवन लोग इस बात पर नाराज हो जाते हैं जब हम लोग कहते हैं कि गोवा को आजादी मिली। वो कहते हैं ना आजादी मत बोलिए, मुक्ति बोलिए। लिबरेशन मूवमेंट हमारा था, फ्रीडम मूवमेंट नहीं था। फ्रीडम मूवमेंट नहीं था, वो लिबरेशन मूवमेंट था। तो वो हमेशा टोकते हैं अगर धोखे से बोल देंगे कि वो गोवा को आजादी मिली, नहीं, गोवा को मुक्ति मिली। तो ये सिलसिला चलता रहा और इस तरह से कई, लेकिन एक बात क्या है कि गोवा के जीवन में कई लेयर्स हैं, कई परतें हैं। तो इस तरह से ये सारी यात्रा चली। गोवा के गांव-गांव में मैं गया वहां पे, और जो एक बात मैं, एक तो कि गैर हिंदी अहिंदी भाषी प्रांतों पर गंभीर रूप से एक हिंदी लेखक जाकर के रिसर्च करके लिखे, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। छोटा सा लेखक हूं मैं, लेकिन अपने और सीमित साधन है मेरे जीवन में, तो उससे मैं भरसक कोशिश करता हूं कि दूसरे प्रांतों में जाऊं। अभी उत्तर पूर्व को लेकर एक मेरा काम चल रहा है कि उत्तर पूर्व प्रांतों को लेकर के मैं लिखूं। यह है कि 1930 के किसी महीने के हंस में
प्रेमचंद जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, अद्भुत बात, और वो कितने बड़े दृष्टा, महान दृष्टा थे। अभी जो निवेदिता जी जिक्र कर रही थी कि एक बच्चा प्रेमचंद जी की किताब की उनको चुरा ले गया था, उसको इनाम, सच में सच अ ग्रेट मैन। मतलब प्रेमचंद जी उसमें लिखते हैं कि हम लोगों के समय से ज्यादा भारी चुनौती आने वाले वक्त के लेखकों को होगी, क्योंकि हम कल्पना को सच बताकर लिखते हैं। हम कल्पना को सच बताकर लिखते हैं। आने वाले दौर के लेखकों को सच को कल्पना बताकर लिखना होगा। तो मैं एक पत्रकार हूँ, आचार्य शिवपूजन सहाय जी की चर्चा हम लोगों ने सेशन में की, निवेदिता जी पत्रकारिता एक समर्थ पत्रकार थे आचार्य शिवपूजन सहाय, या फिर और भी ले लीजिए आप, अपने देश में धर्मवीर भारती जी, मनोहर श्याम जोशी, मतलब एक लंबी परंपरा है। प्रेमचंद जी आदि आदि बड़े बड़े मतलब महान लोग हुए। हेमिंगवे ग्रेट जर्नलिस्ट थे, मार्केस को लीजिए, बड़े पत्रकार थे। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता जो है ना, वो आपको कच्चा माल देती है राइटिंग के लिए। जब आप फील्ड में जाते हैं, अब मैं जब दलेचक बघौरा में 62 लोगों का सिर उतार करके नक्सली भाग गए थे, और सिर्फ यही था, नीचे का हिस्सा धड़ था, और उस बीच में हम सारे पत्रकार घूम रहे थे 62 लाशों के बीच में, बच्चे से बुजुर्ग तक की लाशें थी, सिर्फ किसी का नहीं था। शोले सिनेमा तो कुछ नहीं है उसके सामने में, जो वो दृश्य जब वो हम लोगों को दिख रहा था। 62 लाशें, ठाकुर के परिवार के तो शायद 8-10 लोग मारे गए थे शोले सिनेमा में, थर्रा गए थे हम लोग स्क्रीन पर देख करके। वहां तो 62 लाश बिना सिर की लाशें थी वहां पर। तो कहने का ये मतलब है कि पत्रकार जो है उसको इस तरह के एक्सपीरियंसेस फर्स्ट हैंड, इसलिए मैंने कहा कि जो प्रेमचंद जी कह गए, तो उस समय तक उनकी इस बात को हम पढ़े नहीं थे, लेकिन महान लोगों की बातें तो ब्रह्मांड में रहती है ना, तो शायद कहीं से उसका वो कुछ मिला, हमारे एंटीना को उससे टकरा गया होगा। मैंने सोचा कि कल जब जीवन में सच्चाई ही इतनी अद्भुत है, तो हम कल्पना का सहारा क्यों लेंगे। तो मैं हमेशा अपने उपन्यासों के बारे में कहता हूं, ये हमारा रियल लाइफ नॉवेल है। अगर आप आलोक धनवा किसी उपन्यास में आपको मिलते हैं, तो आलोक धनवा से जाके आप पटना में उनके फ्लैट में मिल सकते हैं। अगर कस्तूरी अक्का की कहानी अगुम्बे ऊपर वर्षावन की रूप कथा में है, तो आप अगुम्बे बस्ती में जाकर उनसे मिल सकते हैं। तो हम इन उपन्यास, फिर मैक्लस्कीगंज में अगर मिस्टर मिलर है, किटी टेक्सेरा है, तो आप वहां जाके उनसे उनके दरवाजे पर मिल सकते हैं। तो ये हमारे, मैंने इसमें एक ये टेक्निक अपने उपन्यासों में एक लगाई कि 90% कैरेक्टर्स विथ रियल नेम्स, उसमें कोई छद्म नाम नहीं, लेकिन क्योंकि यह उपन्यास है, क्योंकि उसको एक तार से जोड़ना है, कथा की माला बनानी है, तो 10% जो है वह उसमें कल्पना है। जी शुक्रिया। आप एक सवाल का आपने उसमें कई तरह के सवालों का जवाब दे दिया। तो जब आपसे बात हो रही थी, और हम सब जानते हैं, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आने वाले समय में उन्होंने कहा कि जब हम कल्पनाओं को सच बना के लिखेंगे, तो एक उपन्यासकार के लिए मुझको लगता है कि पूरी दुनिया पृष्ठभूमि हो सकती है लिखने के लिए, और हमारे कहानियों में पूरी दुनिया की भी धमक दिखाई देती रही है। और गोवा के बारे में आपने जो लिखा है वो पढ़ने के बाद बहुत प्रमाणिक लगता है कि जैसे आप गोवा में जा रहे हैं। मैं भी गोवा होकर आई, तो वहाँ की एक साझा संस्कृति, आपने सही कहा कि हम ऊपरी तौर पर जब गोवा को देखते हैं तो हम यही समझते हैं कि मौज मस्ती करने वाली ज़िंदगी है, लेकिन जब हम जाते हैं तो वहाँ किसानों की, वहाँ मछुआरों की, वहाँ की जो महिलाएं, मेहनतकश महिलाएं हैं, वो दरअसल गोवा उन्हीं का है, जो समुद्र के आसपास जो लोग, जिन बहुत कठिन जीवन जीने वाले लोगों का वो गोवा है, और जहाँ की साझा संस्कृति है जो देश के लिए बिल्कुल अनोखा है, और पर्यटन के हिसाब से भी। तो एक बात आपने जो कहा कि राजा मोमो और पीली बुलबुल की कथा के बारे में, तो ये कंसेप्ट अपने आप में बहुत अनोखा है कि कोई राजा कहे कि भाई ये चाबी देते हैं और ये हमारा 4 दिन के लिए उत्सव का शासन होगा। तो ऐसा शासन तो हमारी कल्पनाओं नहीं है। शासन का, सत्ता का मतलब ही है कि जहाँ उत्सव नहीं है,
जहाँ आनंद नहीं है, जहाँ सत्ता जो है वो दमन के लिए ही है, यही हमारे दृष्टि में है। और अभी के दौर में तो वो दमन और जम के दिखता है। तो वैसी सूरत में जब आप कोई कथा बुनते हैं, और ख़ास करके अभी नए समय में बहुत नए मुद्दों पर जो अभी के दौर में लिखे जा रहे हैं, बहुत लोगों ने लिखा है, खासकर भूमंडलीकरण के दौर को लोगों ने अपने कहानियों का विषय बनाया है। तो इसमें आपने भी उस विषय को पकड़ा है, खासकर जो मिडिल क्लास है, और जिस तरह बाजार हमारे जीवन में घुस आया है, और बाजार जो हमारे बेडरूम तक पहुंच गया है, तो उसमें आपने लोगों के जीवन में बाजार कैसे उदासी पैदा करता है, लोगों के जीवन में बाजार कैसे औरत की छवि को गढ़ता है, लोगों के जीवन में या समाज में औरत के सौंदर्य को हम कैसे देखते हैं, इस चीज़ को भी आपने पकड़ा है। तो एक तरफ से ये स्त्री विमर्श का भी एक बड़ा मुद्दा रहा है कि अगर कोई मोटी औरत है, अगर थुलथुल औरत है, तो हम उसको कैसे देखते हैं, वो क्या सौंदर्य के मापदंड में आती है? क्योंकि पहले दक्षिण में अगर आप चित्रकलाओं को भी देखें, और अभी भी पहले कंसेप्ट था, तो आप देखेंगे सौंदर्य का जो पैमाना था वो औरतें थोड़ी हिस्पृष्ट हुआ करती थी। और अभी मैं देख रही थी जिसमें विद्या बालन का इंटरव्यू था कि जब लोग मिलते हैं तो पहले ही कहते हैं औरतों की, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, अरे बड़ी मोटी हो गई हो। तो दुबला और मोटा खूबसूरत के बीच ही ये पूरा प्रपंच चलता है। तो आपने मोटापा को भी एक विषय लिया है, और एक जो कहानी की जो मूल कैरेक्टर है वो बहुत मोटी है, और उसके जो अपने जीवन के विषाद हैं वो है। तो दरअसल आपने इसको चुना कैसे? क्योंकि ये तो बहुत चैलेंजिंग विषय है इसको लेना, और बहुत खूबसूरत भाषा है। इसके पहले कि आप इसका जवाब दें, मैं चाहूँगी कि वो पढ़ दें आप वो छोटा सा पीस जिसमें इसका वर्णन है, उसके बाद आप इस पर बोलें। जो हुक्म है जी, वो बहुत अच्छा है, छोटा सा पीस है जो हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से बाजार देखता है हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारे मूल्यों को। तो उसके बारे में जो इन्होंने लिखा है उसको पढ़ें और फिर उसके बाद उसका जवाब दें। देखिए, ऐसा है कि मारियो मिरांडा साहब ने जब मुझको कहा गोवा पर उपन्यास लिखने के लिए, तो मैंने कहा कि सर थोड़ा सा क्लू दीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि इश्यूज क्या होंगे उसमें, क्योंकि मारियो मिरांडा मतलब एक बहुत वो भी पितामह थे। मतलब जिस तरह से भूपेन हजारिका को नॉर्थ ईस्ट में लोग मानते हैं। एक बार पिछले दिन जब मैं असम गया तो मैंने एक वहाँ किसी इलाके में जब मैं रेस्टोरेंट में चाय पीने गया तो मैनेजर के काउंटर पे मैंने बहुत विशाल तस्वीर देखी उनके भूपेन हजारिका साहब की। तो मैंने पूछा कि ये, मैंने जानबूझ के पूछा, मुझे अंदाजा तो था ही, लेकिन पूछा कि देखें जवाब क्या ये देता है। तो मैंने कहा कि ये होटल जो है, रेस्टोरेंट, ये भूपेन हजारिका साहब की किसी रिश्तेदार का होटल है क्या? ये मैंने जान के पूछा। पत्रकार हैं तो थोड़ा उकसाते तो हैं ही, अगले को थोड़ा भड़काएंगे तभी कुछ जवाब मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा कि उनके किसी रिश्तेदार का है। तो उन्होंने जवाब क्या गजब दिया उस आदमी ने, वो असम के गुवाहाटी के पास के एक रेस्टोरेंट में। कहा भूपेन हजारिका दरअसल सारे उत्तर पूर्व के रिश्तेदार हैं। वो हमारी जिनका रेस्टोरेंट है उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो तो हमारे पूरे उत्तर पूर्व के रिश्तेदार हैं। जैसे हमारे आदरणीय आलोक जी कहते हैं कि पास मेरा भाई है, प्रेमचंद पिता है मेरे। तो ये चीज, ये भावना जो है हम लोग मिस करते हैं बिहार में, बिहार प्रांत में इन चीजों को मिस करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु मेरे पितामह थे। इस तरह से हम बिल्कुल जो है बिल्कुल शान से नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे वो दादा थे वो। लेकिन वहाँ इन चीजों की, इसी तरह मारियो मिरांडा को लेकर निवेदिता जी वहाँ पे वो रिस्पेक्ट है। तो मारियो मिरांडा साहब ने मुझे कहा कि तुम जानते हो, उन्होंने कई चीजें बताई और फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखो, पहले तो उन्होंने कहा गोवा गाँव में बसता है, गोवा समुद्र तट नहीं है, वो छिलका है ऊपर का। अंदर जाओ, गाँव को देखो कि काजू के बागान, वहां पे काजू का डोंगर कैसे है, काजू की खेती कैसे होती है, कॉफी की खेती कैसे होती है, खजान लैंड क्या है कि जब समुद्र का खारा पानी उतरता है उसमें मछलियां आती हैं, जो पानी मछलियां लोग निकालते हैं गांव के लोग, और जब वो पानी उतरता है तब वहां पे धान की खेती शुरू करते हैं। वहां पैडी है यानी धान के खेत है, मछली है बेसिक भोजन में। तो उन्होंने कहा कि भारत का सबसे नन्हा प्रांत है, अब 2 जिले का प्रांत है,
उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा, मात्र 2 जिला पर ये पूरा स्टेट है गोवा, मात्र 2 जिले का नन्हा प्रांत है। उन्होंने कहा लेकिन इतना छोटा प्रांत होते हुए भी भारत का यह एक सबसे नंबर 1 पर ओबेसिटी में, अत्यधिक वजन बढ़ने के मामले में ये नंबर 1 पर है। गोवा अगर किसी मामले में नंबर 1 पर है तो मोटापे को लेकर। उन्होंने कहा एक बड़ा प्रॉब्लम है ये, इसको तुम देख सकते हो। उन्होंने कुछ जो क्लूज बताए। इत्तेफाक से मैं जब भालू नन्ना साहब गुजर गए और मैंने तय किया कि इस पर मैं एक उपन्यास करूंगा, तो मैं जब पांजिम में मैं था इसी अभियान में निकला हुआ, तो एक सुबह मैंने पढ़ा कि गोवा मैरियट रिजॉर्ट एंड स्पा में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक गोवन शेफ चैलेंज के तत्वावधान में गोवा के 350 पेस्ट्री डिजाइनर शेफ 12 घंटे में 5555 पैन केक, कप केक और पैन केक तैयार करने वाले हैं सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। तो मुझे लगा तो बड़ा यूनिक प्रोग्राम है, जाना चाहिए। वहां एक लड़की मिली मुझको और वो बहुत ही ओवरवेट लड़की थी, बहुत ही ज्यादा वजन था उसका। तो खैर परिचय हुआ, मैं कई लोगों से बातें हो रही थी, तो मैंने उससे भी पूछा कि आप, तो उसने कहा कि मेरी बेकरी है, मैं बेकरी चलाती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उससे बातें होने लगी। तो फिर मैंने कहा कि आप, उसने कहा कि आप अगर मेरी बेकरी, मैंने कहा देख सकता हूँ, क्योंकि एक इस तरह की बेकरी कभी देखने का मुझे मौका नहीं मिला है। हम लोग खाते हैं केक वेक, लेकिन अब कहाँ इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उस तरह से। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आइए। तो पांजिम में ही टोबैको स्क्वायर के पास में उसका घर था, और फिर उसने मुझे कहा कि ठीक है आप आइए। मैं गया तो देखा कि उसकी माँ जो है वो ओवरवेट थी, मतलब अत्यधिक वजन से बेड रिडन थी। माँ और बेटी, उसके पिताजी गुजर चुके थे, उसके ग्रैंडफादर जो थे वो गोवा लिबरेशन मूवमेंट में थे, और उन्होंने ही वो बेकरी स्थापित की थी, और बाद में उसी लिबरेशन मूवमेंट में वो मारे गए थे। उसके बाद इस लड़की के फादर ने टेक ओवर किया, और फादर गुजरे तो इस लड़की ने, क्योंकि एक ही लड़की थी अपने माता पिता की, तो माँ और बेटी वहां पे थी। तो मैंने इस बातचीत होने लगी निवेदिता जी, तो मैंने उनसे कहा, उनकी माँ और बेटी दोनों बैठी थी, तो मैंने कहा कि वो पूछा कि आप कैसे आए हैं पांजिम। तो मैंने कहा कि एक उपन्यास मुझको लिखना है और मैं उस पर शोध कर रहा हूँ, और इसी सिलसिले में मैं आया हूँ। तो मैंने कहा कि एक रिक्वेस्ट करूँ आपसे। तो उन्होंने कहा बताइए। तो मैंने कहा कि अगर मैं आप दोनों को अपने उपन्यास का पात्र बनाऊं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, लेकिन हम लोग आपके उपन्यास में बहुत जगह घेरेंगे। मैंने कहा कि कोई हर्ज नहीं है, हम उपन्यास में उतनी जगह देंगे, हम बड़ा उपन्यास लिखेंगे, लेकिन हम आप जितना चाहे जगह घेरिए। तो बस एक रिक्वेस्ट उन्होंने किया कि मेरा नाम नहीं दीजिएगा। लेकिन उनकी बेटी ने मुस्कुराए कहा, ये नाम नहीं देंगे उससे क्या, समझने वाले समझ जाएंगे। कुछ मिनट तक वो अपने पीले आर्म चेयर पर आंखें बंद किए बैठी रही। ये सैंड्रा रॉड्रिग्स है जो इस उपन्यास की नायिका है। कुछ मिनट तक वह अपने पीले आर्म चेयर पर आंखें बंद किए बैठी रही। मन में अनायास कई बातें सपनों की तरह आने लगी। मम्मी अभी सो रही हैं, मुंह हाथ धोकर एक चाय बनाई जाए, सोचते हुए कमर के चारों तरफ लटकते चर्बी के घेरे अपने लव हैंडल्स को उसने निहारा। थलथलाती बाहों की धारियों पर भी उसकी नजर गई। सीने की दीवार पर मौजूद कुदरत की भारी झोली क्या कम है। सोफिया लॉरेन और मर्लिन मुनरो जैसी दुनिया की छरहरी और हसीन अभिनेत्रियों का वजन अगर अथाह हो जाता तो अपने आप को लेकर वे क्या सोचते हैं। वह गोरी चिट्ठी है, बाल उसके लंबे हैं, आंखें सुंदर हैं, नाक तीखी है और कद भी अच्छा खासा है। बस वजन एक मुद्दा है। हर दिन की शुरुआत के साथ वह अपने को मनाती है, वह दिन आएगा जब उस पर कोई सोनेट लिखेगा। बेशक वह सामान्य से अधिक मोटी है, पर इससे क्या, वह सुंदर है, इसे कौन नकार सकता है। पापा कहते थे अमेरिकन एक्ट्रेस सैंड्रा बुलक जैसी सुंदर हो तुम। कोई मेरी नजर से तो मेरी प्यारी बेटी को देखे, ओह सैंड्रा बुलक, आई हैव अ बिग टमी बट आई लुक यमी। हर एक दिन नहाते समय वह अपनी गुलाबी तक देह को निहारती है और कभी कभी गुनगुनाती है, आई एम अ क्वीन वेदर आई हैव अ किंग और नॉट। सीन वह सोचती है कि काश उसकी जिंदगी में कोई होता जिसको वह कह सकती कि सुनो तुम्हारे बारे में मैंने सितारों को बताया है। और जवाब में वह उससे कहता है, सैंड्रा तुम्हारे सुंदर केश, ललाट, को कान, होठ, वक्ष, पेट, नाभि, कमर, पीठ और जांघों के बारे में मैंने अपने दिल को बताया है। और अकेले में एक पल के लिए वह बेहस पड़ती है। सोफिया लॉरेन या मर्लिन मनरो बहुत अधिक वजन होने पर उसकी जैसी ही लगती।
तो क्या उसकी सुंदरता को लोग इनकार कर देते? वैसे दुनिया में बदजात और बददिमाग लोगों की कमी नहीं। किस सिनेमा प्रेमी को नहीं मालूम कि विश्व ख्याति की एक्ट्रेस मर्लिन मोनरो और सोफिया लॉरेन कितनी छरहरी और दुरुस्त रही है, एकदम ड्रॉप डेड ब्यूटी। पर कई साल पहले इंग्लैंड की एक मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल एलिजाबेथ हर्ले ने एक पागल बयान दिया था कि अगर वह मर्लिन मोनरो की तरह मोटी होती तो अपने जीवन का अंत कर लेती। आई वुड किल माई सेल्फ इफ आई वॉज एज फैट एज मर्लिन मोनरो। मर्लिन मोनरो तो कहीं से भी मोटी नहीं थी, रत्ती भर भी नहीं। लिहाजा एलिजाबेथ हर्ले के इस विचित्र बयान को लेकर उस समय खासी हलचल मची थी। यह वर्ष 2001 की बात है, पर सन की एलिजाबेथ हर्ले अपनी बात पर आखिर तक अड़ी रही। उसने कहा कि यूं तो अमेरिकन मर्लिन मोनरो अगस्त 1962 में ही चल बसी, पर एक बार मैं मर्लिन को लेकर आयोजित एक प्रदर्शनी देखने गई। वहां मर्लिन मोनरो के कपड़ों को भी प्रदर्शित किया गया था। मैंने उनके कपड़ों को देखकर समझा कि मर्लिन मोनरो के खूनों का आकार बड़ा था। दुर्भाग्यवश मैं टेप नहीं ले गई थी ताकि प्रमाण स्वरूप में उसका माप ले लेती। सैंड्रा को लगता है कि मर्लिन मोनरो के गुजरने के 40 साल बाद अगर कोई उन्हें भारी भरकम कूल्हे वाली औरत कहकर जलील कर सकता है, तो जिनका सचमुच का वजन ज्यादा है, पता नहीं उनके बारे में क्या क्या घिनौना फतवा जारी हो। बहुत सुंदर। इसलिए मैं चाह रही थी कि इसका कुछ हिस्सा उसका जरूर पाठ किया जाए। और जब मैं ये लिख रहा था तो मुझे एक डर भी बहुत ज्यादा था। इसको लिखते वक्त ये डर था कि कहीं मैंने जो थोड़ी भी बहुत एक थोड़ी सी पहचान अपनी बनाई है, क्या उसको अपने हाथ से ही मैं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि वह एक खतरा था इसमें। क्योंकि इसमें स्त्री देह की, गोवा की काजू की, कॉफी की, समुद्र की सारी चीजें हैं। गोवा लिबरेशन मूव की चर्चा है, बहुत कुछ है इसमें। पामेला बॉर्डेस जो अपने समय में हथियारों के बड़े सौदागरों के कारण सुर्खियों में आई थी। पामेला बॉर्डेस जो हैं वो रहती हैं गोवा में छिप करके अभी भी, है ना। वो उस पर भी चैप्टर है इसमें, पामेला बॉर्डेस पर। तो मुझे लगा कि एक ये बड़ा बिजली का तार है ये सब्जेक्ट, कि भाई ये लोग कहेंगे कि मैक्लसीगंज जैसा उपन्यास लिख करके अब ये जो स्त्री देह का पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि भाई उसके पूरी, जब नेचुरली जब ओबेसिटी पे आप जिक्र करेंगे तो आपको उस स्त्री देह की चर्चा करनी होगी। लेकिन मुझे लगा कि अगर मंटो जैसे महान लोग ये हिम्मत कर सकते हैं तो उस मंटो को याद करके, मंटो की स्मृति का में उनका चरण छू करके करना चाहिए। मैंने ये काम किया है। तो मंटो का जब जिक्र है तो ये सच बात है कि मंटो ने स्त्री मन को जितना छुआ है और जितनी बेबाकी से उनकी किताबों में टिप्पणियां हैं, वो शायद अभी तक हम लोग में से जो बड़े कथाकार हैं शायद उस कहानियों के उस रूह तक मुझको नहीं लगता है कि बहुत लोग पहुंच पाए हैं। कुछ पहुंचे होंगे ज़रूर। तो ये याद है कि जब मंटो के ऊपर उन पर अश्लीलता के आरोप लगे और चल रहा था, तो जब कोर्ट में उनके खिलाफ कहा गया कि हुजूर ये जो है औरतों की छातियों का जिक्र करते हैं, तो उन्होंने ये छातियों के बारे में लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं छाती को छाती ना कहूँ तो मूंगफली कहूँ क्या। तो ये शब्द उस वक्त अश्लीलता के घेरे में आया था। अब हम शुक्रगुजार हैं महिला आंदोलनों के, स्त्री विमर्श के, कि हम स्त्री के शरीर को अश्लील नहीं मानते। अभी भी देश के बड़े हिस्से में हम मानते हैं। जब गोवा की बात आई तो मुझको याद है, हम जब पहली बार गोवा गए और मेरा बेटा बहुत छोटा था, घूमते घूमते हम वैसे ही बीच पर पहुंच गए जिसको न्यूड बीच माना जाता है। और जब हमारी नज़र गई तो मैंने देखा कि ऊपर मर्द और औरत लेटे हैं और ऊपर कुछ भी नहीं। तो मेरे जैसे जो सांस्कृतिक धक्का लगता है, क्योंकि हम लोगों ने तो मतलब सलवार सूट को छोड़कर मैंने भी बहुत कम ही दूसरा कपड़ा पहना। अब तो बिहार के अंदर में भी हर तरह के लिबास पहने जाते हैं और मैं इसकी पक्षधर हूँ कि लिबास की आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो बहुत सारी लड़कियाँ पीछे बैठी हैं, वो जानती हैं कि मोहरा उन्हीं पर को बनाया जाता है कि भाई ये ऐसा कपड़ा पहनी है इसीलिए छेड़खानी होती है। तो दरअसल वो दिमाग में होता है छेड़खानी। तो जब हम वहाँ गए तो हमें परेशानी होने लगी कि ऐसा है, और बेटा को क्या समझाए। तो बेटे को हमने समझाया कि देखो, जब तुम जहाँ जिस संस्कृति में रहते हो वहाँ के लिए चीज़ें बड़ी नहीं होती, और थोड़ी देर बाद हमें ये ख्याल भी नहीं रहा कि लोग ऊपर पहने हैं या नहीं पहने।
बल्कि सारे लोग मुझे आश्चर्य से देख रहे थे क्योंकि मैं पूरे कपड़े में थी, पूरे लिबास में थी। तो उनके लिए ये आश्चर्य का था कि ये समुद्र नहाने आई है और पूरा सलवार सूट दुपट्टे के साथ आई है। तो ये चीज़ें हैं। तो आपने जो सूत्र पकड़ा, तो क्या ये स्त्री विमर्श कहीं से आपके ध्यान में था? क्या स्त्रियों पर जो इस तरह की पाबंदी और इस तरह का विमर्श दुनिया भर में चल रहा है, क्या आपने इस किताब के बहाने ये कहने की कोशिश की है? देखिए निवेदिता जी, इसमें एक बात मैं ये सोचता हूँ कि आप किसी को अगर प्रेम करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, अनुराग रखते हैं, तो उसको समग्रता में करिए। जिसको कहते हैं कि हम बहुत सारे स्क्रैचेस हो सकते हैं, बहुत टूट फूट भी हो सकती है, लेकिन अगर आप कोई मुझको स्नेह करते हैं तो मुझ में बहुत सारी कमियां भी होंगी। आप मुझको मेरी कमियों और अच्छाइयों दोनों के साथ मुझको कबूल करिए, न कि सिर्फ अच्छाई की, इनका ये अच्छा है तो इसलिए इनको हम मानते हैं, लेकिन ये इनका बुरा है इसलिए इनसे हम बातचीत बंद कर देंगे। तो समग्रता में जो है वह प्रेम, यह इस उपन्यास का ये भी एक पैगाम है कि समग्रता में प्रेम किया जाए। और मतलब खास करके जो स्त्रियों को लेकर के जो एक समाज में दृष्टि है कि मतलब पुरुष अगर अत्यधिक वजन प्राप्त कर लें तो उनको उतना सरकाज़म नहीं झेलना पड़ेगा जितना कि एक लड़की को झेलना पड़ता है। और ये एक अजीब विडंबना है कि वो उस पुरुषों के लिए इसमें कोई बहुत घुटन की स्थिति नहीं है। वो परेशान होते हैं, वो जिम जाएंगे, वो एक्सरसाइजेस करेंगे, वो सब कुछ होगा। लेकिन हमारे अभी पटना में मनेर में आप सबको याद होगा सुरेश भाई थे। सुरेश भाई स्कूटर पर चलते थे। सुरेश भाई कम से कम 150 kg के थे और वो मनेर लड्डू वाले, और सुरेश भाई को जिद थी कि हम स्कूटर पर ही चढ़ेंगे। वो स्कूटर एकदम बैठ जाता था और लेकिन सुरेश भाई आजीवन वो फिल्मों में भी गए थे काम करने के लिए, तो मनेर लड्डू के मालिक जो थे। लेकिन सुरेश भाई को किसी ने परिहास का विषय नहीं बनाया था। तो हमारा ये मानना है कि एक तो इस उपन्यास का यह संदेश भी है कि स्त्रियों को इसके लिए वह जो एक बहुत सरकाज़म के साथ में या बहुत ही व्यंग्य के साथ में, प्लस ऐसी लड़कियां मान लेती हैं कि मेरी शादी नहीं होगी, क्योंकि मेरे लिए ये लड़की भी अभी जो मैंने अंश पढ़ा है उसमें क्या सोचती है कि क्या उसके जीवन में कोई आएगा उसके लिए कहने वाला कि मैं तुमको पसंद करता हूं। और दूसरी चीज कि वुमेन का जो मिड एज होता है, मध्य वय जब आता है, तो जैसे अभी एक अंश जो निवेदिता जी का आग्रह था, मैं आपको उसमें वो और इसके साथ ही मैं खत्म करूंगा। अभी भी सूनी रातों की नीरवता, एक मिडिल एज की वो जो हमारी जो नायिका है उसकी माँ, वो बेड रिडन है अपने वजन के कारण, लेकिन अभी भी सूनी रातों की नीरवता में मिनी रॉड्रिक्स को कभी कभी सेरन सी महसूस होने लगती है। उन्हें लगता है अंधेरे सन्नाटे में सेबेस्टियन उनके पास है। देर तक आंखों में जब नींद की कोई आहट तक नहीं होती तो पता नहीं कैसे कैसे ख्याल दिल में आवाजाही करते हैं। सोचती है मिनी रॉड्रिक्स कि कितनी आसानी से किसी प्रौढ़ स्त्री के स्थूल ढीले शरीर को खारिज कर दिया जाता है। अपने ढीले लटके स्तन और झूलते पेट की असंख्य धारियों को वह हर दिन गौर से देखती हैं। जब सैंड्रा उनके शरीर को गीले तौलिए से पोंछ रही होती है, सेबेस्टियन रॉड्रिक्स जब थे तो इन गहरी धारियों को वे चूम लिया करते थे, और उनके जो पति सेबेस्टियन, और उस क्षण अपने पति पर बहुत दुलार उमड़ता था मिनी रॉड्रिक्स को। पर दुनिया में कितने पुरुष होते हैं सेबेस्टियन की तरह, एक संपूर्ण पुरुष जो स्त्री की झूलती हिलती मांसपेशियों को मान देकर स्त्री को उसकी संपूर्णता का संतोष देते हैं। स्ट्रेच मार्क का फतवा देकर मुंह बिचकाना तो आसान है, पर उन धारियों के स्थल का भी कभी तीव्र यौवन और सौंदर्य था, यह कितने पुरुष सोच पाते हैं। भारी दोहरे बदन की मिनी रॉड्रिक्स के कूल्हे नाभि के निचले हिस्से पर 50 साल की होने के पहले धारियां आ गई थीं, पर सेबेस्टियन ने इन धारियों को भी हमेशा प्यार किया। भला कितनी प्रौढ़ स्त्रियों के शरीर की ढीली धारियां प्यार का नसीब पाती हैं। ये धारियां समुद्र की उन सारी लहरों की गवाह हैं जो यौवन के उत्तेजक मादक क्षणों में स्त्री शरीर में ज्वार की तरह उठती थीं। इस ज्वार में तेज गहराती लहरें चांदनी की आंधी सी लगती थीं। तब समुद्र तट पर चांदी व नमक के सफेद ढूंढ से बनते फैलते थे, पर आंधी थिरने के बाद तट की भीत पर लहरें अपने अनेक चिन्ह छोड़ जाती। मिनी रॉड्रिक्स सोचती हैं कि एक स्त्री के चरम यौवन के दिनों में
जो उसकी रग रग खींचती है, उस खिंचाव के बाद आए ढीलेपन और गीलेपन को एक स्त्री ही समझती है। पुरुष संसर्ग से लेकर प्रसव तक के खिंचाव की दस्तावेज बनकर रहती है स्त्री। उत्तेजक आंधी के बाद शरीर में आई स्थूलता, तनाव रहित अवस्था के भाव में हिलती डुलती रहती है। प्रौढ़ावस्था में स्त्री शरीर का लटकना हिलना उसकी उस अवस्था का सौंदर्य है। जो पुरुष स्त्री की उस अवस्था के हिंडोले में झूलता है, उसकी देह की इच्छा को समझता है, वह सच्चा पुरुष कुछ अधिक ही प्यार का हकदार है। सैंड्रा के पापा सेबेस्टियन रॉड्रिक्स ऐसे ही पुरुष थे जो स्त्री के सूक्ष्म सौंदर्य को समझते थे। तो रगों के उस तार का उपयोग घरों में कपड़े सुखाने की रस्सी के रूप में होने लगता है। तो बहुत शुक्रिया। हम सब इस किताब के बहाने आज कुछ अच्छी शाम गुजारे, साथ मिले, और ये एक सुंदर उपन्यास आपके पास है, आप ज़रूर पढ़ें। बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी हम इसको यहीं शब्बा खैर करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप इतनी देर तक सुने और हम दोनों को मौका दिया आप लोगों ने बहुत आज के आयोजन के लिए। राष्ट्रमंच प्रकाशन का आभार। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, निवेदिता जी।